काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को मैं शबनम आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हमारे चैंपियन कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आशा यादव जी। मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमारे चैंपियन ये इसलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया कि जो कैंसर सर्वाइवर हैं, जिन्होंने अपने ज़िंदगी की जंग जीतकर आज समाज में अपनी कुछ न कुछ एक अहम मुकाम समाज में है उनका और वो कुछ न कुछ समाज को दे रहे हैं। तो ऐसे जो सर्वाइवर हैं, ऐसे कैंसर सर्वाइवर को हम चैंपियन कहते हैं। और आज हमारे चैंपियन में मैडम आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन और खुश आमदीद है। धन्यवाद। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से आशा यादव जी को जब ये पता चला कि आपको कैंसर है, और कैंसर के साथ ही कैंसर जब पता चलता है तो जाहिर सी बात है उस वक्त दिमाग में बहुत कुछ घूमता है कि शायद अब हमारा ये आखिरी चल रहा है। फ़ौरन दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं और पता नहीं क्या होगा। घर का माहौल, अपने खुद का दिल दिमाग बिल्कुल मुंतशिर सा हो जाता है। तो आइए हम इस पर बातचीत करें कि आशा मैम, जब आपको ये पता चला कि किस तरह से कि आपको कैंसर है और वो जो रिएक्शन रहा होगा, जो फर्स्ट रिएक्शन और पहली बार जो सुनने पर आपका दिल दिमाग किस तरह हुआ होगा, कैसे आपने अपने इसे संभाला? आपने बिल्कुल सही कहा। जब पहली बार मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे देखा और देख करके मुझे अश्योर किया कि आपको है, डेफिनेटली आपको कैंसर है मैडम, और आप कल की फर्स्ट फ्लाइट से तुरंत टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई जाइए और जाकर के वहीं पर बायोप्सी वगैरह कराइएगा और इलाज वहीं कराइएगा, आप कोई समय वेस्ट मत करिएगा। तो ठीक है, मैं घर आई और घर में हमारी 2 बहुएँ हैं बहुत प्यारी, और उनको मैंने रोता हुआ पाया, क्योंकि जब तक मैं घर पहुंची उस बीच में उनको फ़ोन से ये पता चल चुका था कि मम्मी को डिटेक्ट हुआ है कैंसर। तो फिर उन बच्चों को रोता हुआ देख करके मन तो बड़ा विह्वल हुआ मेरा भी, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत हिम्मत से रहना है और अभी तो सेकंड स्टेज है और मेडिकल साइंस इतना एडवांस है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास पहले अपने मन में भीतर बहुत पक्का किया और उसके बाद बच्चों को मैंने बहुत डांटते हुए से कहा कि तुम लोग मेरी अच्छे से सेवा करो बेटा, अभी मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ और इलाज होगा, मैं ठीक हो जाऊँगी। और तो इस तरह से बच्चों को समझाया। पति भी बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन अर्धांगिनी अगर कुछ ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाए और ये दिखने लगे कि भविष्य अंधकारमय हो सकता है, तो वो जो पीड़ा होती है वो बड़ी असहनीय पीड़ा होती है और वो न किसी से कह सकते हैं, न उसको बांट सकते हैं। वो भीतर ही भीतर उनको भी एक घुन की तरह जैसे चाटता रहता था। एक दिन अचानक मैंने उनको देखा कि रात में मैं उठी, वो सोते हुए भी जग रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, दीवार देख रहे हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ उनको उस हालत में देख करके। फिर मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। उन्होंने कहा नहीं, आज नींद नहीं आई। हमने कहा मैं जान रही हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और मैं ठीक हो जाऊँगी, और अभी हमें 20 साल रहना है और बहुत कुछ करना है और आपके साथ हमें आगे बढ़ना है। आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रही। बड़ा परिवार है, मायका ससुराल सब, तो सब लोगों को मैं ऊपर से ये देती रही, उनको बहुत ज़्यादा उनको समझाती रही और उनको हिम्मत देती रही। और उनको हिम्मत देते देते मेरे भीतर पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा आती चली गई और एक विश्वास पनपता गया कि नहीं, मुझे तो ठीक होना ही है। फिर डॉक्टर ने देखा, सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद फिर 8 कीमो हुए मेरे, और हर कीमो के बाद जो कष्ट है वो कष्ट तो रहता ही है, लेकिन ये ईश्वर की कृपा ही मैं कहूँगी कि मुझे औरों का जो मैंने सुन रखा था उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट सहना नहीं पड़ा। 1-2 दिन खाने की इच्छा नहीं होती थी और बड़ी अजीब सी गंध आती थी हर समय नाक और मुंह से दवाइयों की, और 2-3 दिन बाद फिर चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती थी और विदिन 1 वीक फिर मैं अपना पहले जैसी रूटीन में आ जाती थी। और 21-21 दिन की साइकिल चलती थी और 21-21 दिन बाद ये कीमोस हमारे हुआ करते थे। और डॉक्टर्स भी बहुत ही इस चीज़ के लिए मुझे अश्योर करते थे कि मैडम आपका सेकेंड स्टेज है और अभी आपके लम्स बहुत ही छोटे थे, तो आपको ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। तो जब डॉक्टर किसी चीज़ के लिए आपको एश्योर करता है तो वो एश्योरेंस बड़ा तगड़ा हो जाता है।
तो मुझे भीतर से बिल्कुल ये पक्का विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और उसी विश्वास से मैं बाकी लोगों को भी समझा रही थी, और कभी मैं बीमारी की बात नहीं करती थी अपनी बीमारी पर। ये सबसे बड़ी बात हुई कि जब हम बीमारी की बात नहीं कर रहे थे, और दूसरी बात सबसे बहुत ही खुशी खुशी और अच्छी बातें हो रही थी, तो एक अच्छे हार्मोन्स का भी एक सिक्रेशन होता है जिससे बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाता है। मैं आपको बताऊं शबनम जी कि एकदम शुरुआती दौर में जब ट्रीटमेंट हमारा शुरू नहीं हुआ था, जांच हो करके रिपोर्ट भी आनी बाकी थी, और ये था कि कैंसर ही है, लेकिन किस स्टेज का है क्या है, तो जब तक माइन्यूट डिसीजन नहीं हुआ था, तो मेरे हस्बैंड और हम लोग सब परिवार के लोग सब ये डिस्कशन कर रहे थे कि ट्रीटमेंट हम लोग मुंबई चल के लें कि वाराणसी में लें। तो हमारे हस्बैंड ने मुझ पर छोड़ दिया कि तुमको जैसी जहाँ तुम कहोगी वहाँ मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो मुझे ये लगा कि नहीं, अपनी फैमिली के साथ रह करके, अपने लोगों के बीच रह करके, और हर समय हम अपना ग्रैंडसन देख रहे हैं, अपनी बहुओं को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने पति को देख रहे हैं, और उसी शहर में रहने से सारी रिश्तेदारियां हैं, अपने सारे लोग हैं, उन लोगों का बराबर हर दूसरे तीसरे लोगों का आना जाना, मायका ससुराल, मतलब एक बड़ा दायरा है हम लोगों का। वाराणसी ही हमारा मायका और ससुराल दोनों है, तो पूरा दायरा हमारा इसी बनारस में सिमटा हुआ है। तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई मिलने आ जा रहा है, और पूरे 8 महीने में मेडिकल लीव पर थी, और मैं वीकेएम में प्रोफेसर हूँ, हिंदी विभाग की अध्यक्ष हूँ, और मैं 8 महीने छुट्टी पर रही। तो घर में बिस्तर पे समय काटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन पिकनिक बनती थी और सारे लोग आते थे, ऐसा माहौल रहता था, इतनी पॉजिटिविटी रहती थी। यानी माहौल को इस तरह बनाया गया कि नहीं कहीं से भी कोई एक नेगेटिविटी नहीं आने पाए। जी। और बहुत ही अच्छी तरीके से लोग आने वाले भी बहुत ही हेल्दी अंदाज से और बहुत ही खुश मिजाजी से बात कर रहे थे। बहुत सही कहा जिसका आपने, आपके ऊपर एक अच्छा असर बहुत भी ही हो रहा सही था। कहा आपने। और अपने लोगों के बीच में, पॉजिटिविटी के बीच में, अपने लोगों के साथ बातचीत करते हुए, अपना जो भी आपकी अनुभूतियां हैं उनको बांटते हुए, उनका अच्छा सुनते हुए, और मन हर समय इतना प्रसन्न रहता था। और डॉक्टर्स भी हमारे कहते थे कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, और वो लोग इतने खुश होते थे और हमसे पूछते थे कि आपकी दिनचर्या क्या है। तो मैं उनको बताती थी, कि हम अपने बच्चों के बीच में हैं, ऐसे हैं। तो मैंने मुंबई न जा करके, मैंने अपने परिवार के बीच में रह करके बनारस में, यहाँ के टाटा इंस्टीट्यूट से, BHU के टाटा इंस्टीट्यूट से ही मैंने प्रेफर किया कि मेरा ट्रीटमेंट यहीं होगा। और ईश्वर का शुक्र है कि आज हम आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं और आप लोगों से सब कुछ इतने खेलते हुए, हंसते हुए बात कर रहे हैं आपसे। आशा मैम, आपसे बात इसलिए आज मैं कर रही हूँ क्योंकि जो कैंसर पेशेंट हैं उनको आपको देखकर हिम्मत हो, और उनमें भी ये जीने की उम्मीद हो कि जब आप अच्छी हो गई तो हम भी अच्छे होंगे। आपको कैंसर हुआ और आपने ये जंग जीती है तो हम भी जीत सकते हैं। और जो अटेंडेंट हैं, जिन पेशेंट के घर वाले हैं, उनको भी एक हिम्मत हो कि नहीं, मेरा भी मरीज़ अच्छा हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों से हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है पेशेंट को जो इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा कि आपने ये बताया कि अभी मैडम से मेरी बात हो रही थी तो ये पता चला कि कैंसर टाटा में कुछ A ग्रेड की, क्या आपने बताया था कि जी वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हाँ 3 ग्रेड का इलाज है, ABC। तो हाँ, तो उसमें मेरे किसी परिचित ने वहाँ पहले इलाज कराया हुआ था, तो उन्होंने स्पेशली मुझसे ये रिक्वेस्ट किया मेरे हस्बैंड से कि आप A ग्रेड का ही ट्रीटमेंट लीजिएगा। A ग्रेड का ट्रीटमेंट लेने से थोड़ा आर्थिक बोझ आपके ऊपर आता है, लेकिन बाकी उसके साथ जो सहूलियतें आपको मिलती हैं, जो सहूलियत आपको होती है, आपको प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ पर कितनी भी भीड़ हो, उसमें A कैटेगरी होने से आपको तुरंत डॉक्टर देख लेते हैं। आपकी जहाँ भी पैथोलॉजी में जाकर के जो भी आप जांच करा रही हैं उसकी रिपोर्ट आपको विदिन 1 आवर वहाँ मिल जाती है, और किसी भी लाइन में, क्यू में आपको नहीं लगना पड़ता है। अच्छा, यानी कि जो पैसा हम जो A कैटेगरी अगर हम दे रहे हैं उसमें इलाज तो वही हो रहा है जो दूसरे का भी हो रहा है, जो लाइन में लगे हुए हैं, जो एक गरीब पेशेंट भी जा रहा है उसका भी वही इलाज है, लेकिन आपको सहूलियतें मिलेंगी और पैसा वहाँ पे पता चलता है कि पैसा भी कितना अहम है कि कम से कम जो हो सकता है मेरा 25वां या 30वां नंबर हो तो वो A कैटेगरी की वजह से पहले हमको देख लेंगे, फिर बाकी को देखते रहेंगे। वो प्रायोरिटी बेसिस पर प्राथमिकता आपको देंगे।
आपको प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। आपको वहाँ पहुँचते ही 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे के भीतर आपको डॉक्टर देख लेंगे, आपको अटेंड कर लेंगे और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने के कारण आपको ये सहूलियत दी जा रही है कि आपको प्रतीक्षालय में बैठना नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर अटेंड करेंगे, आपको देखेंगे, आपकी जो भी जांच होगी वो जांच आप कराएंगे, उसकी आपको घंटे भर के भीतर रिपोर्ट मिलेगी। आपका कीमो होना है तो आपको बेड भी प्रायोरिटी बेसिस पर मिल जाएगा, आपका कीमो और लोगों से पहले हो जाएगा। ये सुविधा थी, वरना वहाँ सारे पेशेंट वीआईपी हैं, जो भी वहाँ पहुँच गया उसको वही वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जो ए कैटेगरी को मिलेगा वही ट्रीटमेंट सी को भी मिलेगा, लेकिन प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता ए पेशेंट को ये मिलेगी, कहीं इंतजार ना करना पड़े। बस। और कुछ लोगों को बहुत इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, कि यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इन्फेक्शन से बचने के लिए, और शरीर इतना कीमो के बाद कमज़ोर हो जाता है कि आपका रेजिस्टेंस और आपकी इम्यूनिटी दोनों वीक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आप बहुत देर तक बैठ करके वेट करने की स्थिति में भी कहीं रहते हैं, बहुत हैरेसमेंट आप महसूस करते हैं। तो इन सारी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से पेशेंट बच जाता है। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ए कैटेगरी ट्रीटमेंट ही आपको वहाँ पर ऑप्ट करना चाहिए। चलिए देखिए, आप इससे ये भी बात पता चली कि ये कैटेगरी भी है, और जहाँ भाई पैसे का फ़ायदा कब लिया जाए, कम से कम ऐसे वक्त में जरूर से। हाँ, इससे बड़ा मौका पैसे को आराम के लिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि आपने खुद ही बताया कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बीकेएम में, वसंत कन्या महाविद्यालय में, और उस दरमियान एक बहुत ही जो पॉजिटिव एक माहौल तो आपको मिल ही रहा था, और आपने उस तरह का माहौल भी क्रिएट कर रखा था कि आने वालों की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आपसे आप खुद बीमारी की बात पड़े, या खुद भी मुंह बना के कि कैसे भाई आपको ये हो गया, वो इस तरह से नहीं था। और दूसरी बात कि चूंकि इनका कहना है कि जो भी आपका शौक हो उस शौक में आप लगिए, और इनका शौक लिखने पढ़ने का है, जाहिर सी बात है आप प्रोफेसर है। उस दरमियान, उस ट्रीटमेंट के दरमियान साल भर में आपने एक किताब भी लिखी जी, और वो अब मैं किताब दिखाना चाहूँगी अपने दर्शकों को। जी हाँ, ये आपको देखिए ये किताब भी इन्होंने लिखी, श्री रामचरितमानस, इतिहास, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा, और अच्छी खासी आप देख रहे हैं, अच्छी खासी थिक बुक भी है, और 300 के ऊपर पेज है इसके। तो जो 271 इसके पेजेस हैं, और आपने एक किताब भी लिख डाली। तो बताइए कि ये मेरी 12वीं किताब है, और इस किताब की प्रेरणा भी शायद ईश्वर की ओर से ही आई। रामचरितमानस के भीतर एक रामशलाका प्रश्नावली की जो एक परंपरा है, उसके तहत ही मैंने ये अनुभव किया कि मैं जरा देखूं कि मुझे अपने इस कष्ट से निवारण के लिए क्या कोई रास्ता इसमें दिखाई पड़ रहा है क्या? ये देखिए, हाँ, ये देखने के लिए तो मैं, मतलब कि रामचरितमानस को इसलिए इन्होंने उस एस्पेक्ट से उठाया कि क्या जो हम जिस कष्ट में हम गुजर रहे हैं उसके निवारण की भी उसमें कोई चीज़ है। शबनम जी, तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक लिखा, उनको बाहु पीड़ा थी बहुत ज़्यादा और वो ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फिर प्रभु को याद करते हुए हनुमान बाहुक की रचना की थी, और उसके बाद उनके बाहु की पीड़ा कम हुई थी। तो ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, तो वो भी हमारे दिमाग में था, और कष्ट तो था ही। देखिए, आप ऊपर से भले ही बहुत सकारात्मक रहें और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर उस कष्ट का एहसास तो होता ही रहता है हर समय। और इतनी बड़ी जो बीमारी है ना, कैंसर, उसका नाम ही बहुत डरावना है। हाँ, नाम डरावना है, और ट्रीटमेंट भी कष्टकारी है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मुझे लिखना चाहिए। अच्छा, कुछ न कुछ अपने कष्ट के निवारण के लिए मुझे लिखना चाहिए। और मैंने कलम उठाई, कलम उठाई। पानी ले लीजिए। बताइए कि यानी आपका जो शौक है उसको आपने उसमें हवा दिया और आपने लिखा,
और ये बहुत बड़ी बात है, वरना इंसान जिस बीमारी में होता है उसी का सोचता रहता है, उसी दुख में पड़ा रहता है, जिससे दुख और भी ज़्यादा बढ़ते हैं, घर का माहौल भी वो नहीं रह पाता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैंने उसी के बीच से एक रास्ता निकाला कि अब मुझे मेडिकल लीव पर मैं थी, छुट्टी लेके मैं घर में बैठी हुई थी, दिन भर बिस्तर पे रहना है, काम ऐसा सच कुछ भी नहीं है, केवल स्वास्थ्य लाभ करना है। तो मेरा जो शौक़ है, जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, मैं कवयित्री हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं रेखाचित्र लिखती हूँ, मैं संस्मरण लिखती हूँ, तो मुझे लगा कि ये लेखन एक ऐसा निदान है कि अपने कष्ट का निवारण मैं इसके माध्यम से भी कर सकती हूँ। मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर जो बता रहे हैं वो सब हम लोग उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, जिसका उपयोग हम इस युद्ध को लड़ने में कर सकते हैं। मैंने कलम उठाई और मैंने लिखना शुरू किया, और आपको बताऊं शबनम जी, 6 महीने में मेरी ये किताब लिख करके तैयार हो गई। और जो संकल्प मैंने मन ही मन लिया था कि रामचरितमानस को ही विषय बना करके और उसी में कुछ शोधपरक लिखना शुरू करूँगी, और वो मैंने किया। और रामचरितमानस के आलोक में मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा को और हमारी धर्म, इतिहास और संस्कृति को, इसको देखने का उपक्रम मैंने शुरू किया। और उसके बाद जब कलम शुरू हुई तो फिर वो कलम रुकी नहीं, और बहुत जल्दी 5 महीने के भीतर मेरा लिखने का काम हो गया। और 1 महीना मुझे लगा प्रूफ रीडिंग वगैरह करके, प्रेस में पांडुलिपि मैंने दे दी, और प्रूफ रीडिंग वगैरह करके 1 महीने में किताब मेरी पूरी तरह से छपकर तैयार हो गई। और फिर तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर, नंददास और तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर मैंने इसका लोकार्पण अपने ही महाविद्यालय में करा दिया। हाँ, और विद्यापीठ के आर्ट्स फैकल्टी के डीन प्रोफेसर अनुराग कुमार जी हैं, उन्हीं के करकमलों से इसका लोकार्पण हुआ। देखिए, वाकई में आपकी जो क्रियाशीलता थी, जो आप रचनाधर्मी लोग कहाँ बैठ सकते हैं, और कोई भी मर्ज, कोई भी बीमारी रचनाधर्मी के कलम को नहीं रोक सकती है। तो यही हुआ इनके साथ भी, और जिस तरह से ये बीमारी, इसीलिए आसानी के साथ ये आप बीमारी से लड़ सकी। तो भाई, कोई जिस चीज़ का भी शौक़ हो, वो शौक़ ज़रूर पालना चाहिए, और उससे ये होता है कि दिमाग डाइवर्ट होता है, और फिर इंसान काफ़ी कुछ उससे निकल जाता है। आप ये मान लीजिए, आप एक दूसरे जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल सही। आप ये भूल जाते हैं कि आपके भीतर कौन सी बीमारी है, आपको कौन सा कष्ट है, आपके भीतर क्या क्या मेडिसिन जा रही है, उनका क्या दुष्परिणाम हो रहा होगा, ये सब सोचने के बजाय और उस कष्ट में जाने के बजाय आप एक बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हो, और बहुत आह्लाद के साथ, बहुत आनंद के साथ दत्तचित्त होकर के, एकाग्रचित्त होकर के आपकी जो चिंतन प्रक्रिया है, वह चिंतन प्रक्रिया आपकी हर समय आपको सक्रिय रखती है, और उस सक्रियता में आपके 4-4, 5-5 घंटे बीतते हैं, और आपको जरा भी न थकान होती है, न आपको कहीं दर्द महसूस होता है। ये तो मैंने अनुभव किया इस दरमियान। वरना केमोथेरेपी वगैरह में इंसान एकदम बिल्कुल निढाल हो जाता है, बहुत तकलीफें होती हैं, शायद इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं हुई। मुझे महसूस ही नहीं हुई शबनम जी। मुझे दर्द के लिए मेडिसिन मिलती थी कि आप ये पेन किलर खा लीजिएगा, लोगों को बहुत दर्द होता था। और मैं आपको बताऊं, मैंने 15 का वो पूरा फाइल देते थे दवाई का, 15 टैबलेट्स का, मैं मुश्किल से 1 या 2 खाती थी। बताइए। तो वजह यही है कि क्योंकि आपका दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो चुका था। जी हाँ। वरना सोचे कि अच्छा, तकलीफ तो तकलीफ, दूसरी पर जहनी एक परेशानी भी होती है कि इंसान का पूरा जिसम जो है ओबेसिटी का शिकार उस वक्त हो जाता है, बाल सारे झड़ जाते हैं, लेकिन उसमें भी उन सब चीज़ों से ज़रा भी परेशान ना होना, और एक दूसरी तरफ एक लगे रहना कि हम कुछ रचना कर रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। उस बहुत ही जैसे विक्षुब्धता की स्थिति में भी, और बहुत ही कष्ट के समय में भी, कहीं ना कहीं भीतर एक जिजीविषा मैंने महसूस की, और मुझे बार बार ये लग रहा था कि डॉक्टर
डॉक्टर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मेरे डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आपका इनिशियल स्टेज है, सेकंड स्टेज था मेरा, लेकिन उन्होंने मुझे जांच करने के बाद जैसे ही ये कहा इनिशियल स्टेज है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये मेरे लिए एक ब्रह्मवाक्य की तरह से, और ये एकदम से हमारे लिए किसी कहते हैं ना, ये मील का पत्थर साबित हुआ। और इस वाक्य के बाद मुझे जैसे जीवन जीने की एक जो जिजीविषा मेरे भीतर जागी, तो वो बहुत पुख्ता हुई। मुझे ये लगा कि अरे जब डॉक्टर ये कह रहा है मतलब मुझे बिल्कुल ठीक हो जाना है। मतलब जिंदगी के लिए एक अमृत साबित हुआ, एकदम अमृतवाणी हो गई वो एकदम। वो जो है ना, मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होना है। और अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास आपके भीतर इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत देता है कि फिर आपके सामने कितने भी बड़े से बड़े रोड़े क्यों न सामने खड़े हों, आपकी ज़मीन कितनी भी उबड़ खाबड़ क्यों न हो, कितनी भी कंकरीली पथरीली क्यों न हो, फिर उससे आपको कष्ट नहीं होगा। आप उस पर एकदम सीधे लगातार आगे बढ़ते हुए मंजिल को अपने पाएंगे। ये मैंने इस बीमारी के आने के बाद ये मैंने सीखा। और मैं सबको यही कहती हूँ कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी वो आती है, वो आपकी परीक्षा लेने आती है। और शायद ईश्वर भी ये परीक्षा करना चाहता है कि जो सामने वाला है वो अपने आप को बहुत समझ रहा है कि उसके पास बहुत कुव्वत है, और उस कुव्वत की परीक्षा लेने के लिए वो आपके ऊपर इस तरह के संकट और बड़े संकट डालता है। तो अगर आप उसको बहुत आसानी से उसको पार कर जाते हैं और उसको चले जाने देते हैं, उस समय को निकल जाने देते हैं, तो ये आपकी काबिलियत पर ही निर्भर है। और आप चले जाने देते हैं, वो चला जाएगा। आप उसको बांध के रखना चाहेंगे, वो बना रहेगा। देखिए, ये इनके जो वाक्य हैं, जो हमारे जितने भी कैंसर पेशेंट हैं या उनके अटेंडेंट हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और उनको हिम्मत और हौसले के लिए भी, कि अपने में एक हिम्मत रखना ज़रूरी है और अपने में एक उल्लास भी रखना ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि जो अपने को जाने देता है वो चला जाता है, जो कि नहीं, मुझे भी रुकना है, नहीं, मुझे भी करना है। तो उसके अंदर वो एक पॉजिटिविटी और वो एनर्जी और वो उस तरह के हार्मोन्स बनते हैं, और जो हमको जीने के लिए बिल्कुल 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 बहुत। आप जब सकारात्मक सोच रखते हैं ना, तो आपके भीतर के जितने भी तंतु हैं वो सब उसी दिशा में सोचना, उसी दिशा में काम करना, उसी दिशा में भीतर रस का सिक्रिएशन करना और उनका संचार करना पूरे शरीर में, वो बहुत पॉजिटिविटी और ऊर्जा और ऊष्मा से आपको भर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा मन वैसा तन। तो अपने मन के भीतर आपको ये बिल्कुल ये संकल्प करना होगा कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जीना है, मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत आगे जाना है। और मेरे जितने भी काम मैंने सोच के रखे थे और अब तक मैं आलस्य से उसको नहीं कर पा रही थी, उन सारे कार्यों को हमें पूरा करना है। ये ज़िंदगी जो मिली है वो बोनस में मिली है, और इस बोनस की ज़िंदगी को हमें पूरी तरह से इसको चरितार्थ और सार्थक बना के ही रखना है। तो ये सोच, ये जज्बा अगर आपके भीतर है, तो कैंसर क्या, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आएगी, आप उससे लड़ करके और एक वीर योद्धा की तरह से, अजय योद्धा की तरह से आगे बढ़ेंगे। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा अनुभव है। देखिए, इससे तो हर कोई, आपकी जो अभी आपने जो कहा है उससे सबको बहुत हिम्मत मिलने वाली है। और जो इससे नहीं जूझ रहे हैं, कोई और भी परेशानी में जूझ रहे हैं किसी और भी परेशानियों से, उनको भी हिम्मत इन सब चीज़ों से मिले कि जो आपके अभी जितने शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसी तरह से सब में हौसला और हिम्मत रहे। जैसा कि मैडम ने बताया कि बीमारी है, कहीं ना कहीं तो आएगी ही, किसी न किसी में जाएगी ही, लेकिन हमको हौसला, हिम्मत और एक जज्बा जीने की एक जो उम्मीद है और काम करने की जो लगन है वो बरकरार रखने चाहिए। और जो जिसके काम है वो ज़रूर करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम किसी भी परेशानियों से निकल सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे एच शुक्ला सर ने ही ये नाम दिया था चैम्पियन। कहा कि ये हमारे चैम्पियन है, जो सर्वाइवर है वो हमारे चैम्पियन है। तो हमने तब से हम लोगों ने इस प्रोग्राम का नाम ही चैम्पियन रखा, हमारे चैम्पियन, क्योंकि आपसे सबको हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा और जीने की एक उम्मीद मिलेगी और एक किरण जिंदगी की नजर आएगी। तो सही कहा आपने। और एच शुक्ला सर ने ही मेरी बायोप्सी भी की थी। अच्छा, हाँ, उनकी बायोप्सी से जब ये डिक्लेयर हो गया
डायग्नोसिस हो गई कि हाँ कैंसर है, सेकंड स्टेज का है। उसके बाद फिर टाटा इंस्टीट्यूट में गई और वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं बिल्कुल ठीक होकर के 3 जनवरी को 2025 के 3 जनवरी और को आप देखिए ट्रीटमेंट रोज खत्म जाती हुआ हैं आप और कॉलेज 15 रोज जनवरी जाती मैंने हैं? कॉलेज ज्वाइन कर लिया और हाँ। उसके बाद से ठीक है, दूसरी और परेशानियां आई, वो जिगर हाँ, बात बहुत है, बात। लेकिन कैंसर से मैं मुक्त हूँ। और रोज़ जाती हैं, बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट को पढ़ाना, फिर उसके बाद आना, और जो एक रूटीन वर्क है आपका वो आप उसमें लगी हुई हैं। आपको आपको बहुत बहुत आपको सैल्यूट है हम सब का, और कि इतनी हिम्मत से आपने ज़िंदगी की जंग जीती और दूसरे के लिए भी माशाल्लाह राह बनी आप, और इतनी किताबें आपके सामने आ रही, क्योंकि आपको समाज को अभी बहुत कुछ देना है मैम। ज़रूर, आप एकदम सही कह रही हैं और मेरी भी सोच यही है और इसी दिशा में मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये 12वीं किताब मेरी आई है, 2 किताबें मेरी, एक काव्य संग्रह और एक और आलोचना की पुस्तक है, वो मेरी प्रेस में है, बिल्कुल 15 दिन में शायद मेरे हाथ में होगी। तो मेरी 14 किताबें आने वाले 15-20 दिनों में, ये 14 किताबें मेरी पब्लिश हो अरे जाएंगी। वाह, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं अगले कार्यक्रम तक के लिए आप सबसे विदा चाहती हूँ। आदाब, नमस्कार।